चलो देखो, तो नंबर 1 है आपका हायर yield. क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन फॉर नंबर 1 हायर yield, कि ज़्यादा पैदावार हो, पर एकड़ ज़्यादा yield हो, है ना. सेकंड क्या है आपका, इम्प्रूव्ड क्वालिटी. अगर वीट है तो चाहेंगे कि बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, वीट की बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, मतलब उससे रोटी अच्छी बने, है ना. तो वीट अगर है तो बेकिंग क्वालिटी, पल्सेस है तो प्रोटीन क्वालिटी, है ना. ऑयल सीड है तो ऑयल की क्वालिटी. आगे समझ में, तो यही तो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. वीट के लिए ये अलग से भी आ जाता है एग्ज़ाम में. वीट के लिए कौन सी क्वालिटी, बेकिंग क्वालिटी. पल्सेस के लिए प्रोटीन क्वालिटी, और ऑयल सीड के लिए ऑयल क्वालिटी. कि जिस ऑयल सीड से मैं ऑयल निकालना चाहता हूँ, अब सपोज मैंने मस्टर्ड ऑयल, है ना, यूज़ करते हैं. मैंने मस्टर्ड ग्रो किया, लेकिन जब मैंने ऑयल निकाला तो इतना सा ही निकला. मस्टर्ड में हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल भी मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है ना. पल्सेस, अब हम जो दाल खा रहे हैं अगर उसमें प्रोटीन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं. एक आदमी 2 कटोरी दाल खा रहा है, एक आदमी 1 कटोरी दाल खा रहा है, लेकिन वो जो 1 कटोरी दाल खा रहा है उसमें क्वालिटी अच्छी है प्रोटीन की, कंपैरेटिवली 2 कटोरी दाल के बराबर है ना. तो उसका एक दाल में ही उतना एक प्रोटीन क्वालिटी मिल रही है जो उसको 2 कटोरी के दाल में मिल रही है. तो फ़ायदा किसको है, एक वाले को. देखो, क्योंकि क्वालिटी मायने रखती है, ठीक है ना. इसीलिए आप जो खा रहे हो वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, तब तो आप थोड़ा भी खाओगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है. इसीलिए ठीक है. थर्ड क्या है, बायोटिक एंड ए बायोटिक रेसिस्टेंस. ये इंपॉर्टेंट है, बायोटिक एंड ए बायोटिक रेसिस्टेंस. बायोटिक में क्या आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो रेसिस्टेंस बनाना है हमें प्लांट को, किससे, पेस्ट से, इंसेक्ट से, रोडेंट से, ये जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, माइक्रोब से, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वो सब बायोटिक में आ जाएगा. तो बायोटिक में आ जाएगा आपका पेस्ट, इंसेक्ट, माइक्रोब्स. इन सब से प्रोटेक्ट करना है हमें अपने क्रॉप्स को. तो रेसिस्टेंट बनानी है. रेसिस्टेंट मतलब प्रोटेक्शन, हमारी फसल उनसे ख़राब ना हो, ठीक है. ए बायोटिक में आ जाएगा नॉन लिविंग, लेकिन नॉन लिविंग में फिजिकल फैक्टर्स लाइक, हाँ, जैसे कि ड्रॉट रेसिस्टेंट, सूखा पड़ जाए तब भी हमारी फसल सरवाइव कर जाए. फ्लड, बाढ़ आ जाए, है ना. उसके बाद हीट, हाई टेम्परेचर हो जाए. उसके अलावा कोल्ड, फ्रॉस्ट, है ना. हाँ, ये सब क्लाइमेट में आता है, ठीक है ना. तो ये सारे ए बायोटिक रेसिस्टेंट में आएंगे, मतलब फिजिकल फैक्टर से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करना. सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर हो जाए, या सर्दी पड़ जाए, या पाला पड़ जाए, जो वाइट जम जाती है सर्दियों में, है ना, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं. उनसे भी हमारी फसल को नुकसान ना हो, क्योंकि रेसिस्टेंट का मतलब यही होता है असर ना हो, कुछ फ़र्क ना पड़े. क्लियर. तो ये आपके क्रॉप को बचाएगी. बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस आपके क्रॉप में डेवलप होना चाहिए. हाइब्रिड वैरायटी में ये सारे फीचर आपको मिलते हैं, तभी तो हाइब्रिड वैरायटी फार्मर यूज़ करते हैं, तभी तो पैदावार ज़्यादा होती है, इनको ज़्यादा मिलती है ना. उनको ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कम छिड़कना पड़ता है, इसीलिए, क्योंकि वो प्लांट रेसिस्टेंट होते हैं, जल्दी से उनमें बीमारी नहीं लगती है ना, उनमें क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए. फोर्थ आता है आपका, क्या है फोर्थ, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. अब इसमें इसका क्या मतलब है,
मैच्योरिटी ड्यूरेशन। कि फसल एक साथ पक के तैयार हो, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए मैच्योरेशन में। ऐसा नहीं कि यहाँ की फसल पक गई, यहाँ की फसल नहीं पकी, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? हार्वेस्टिंग में, कटाई में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो पकी नहीं उसको तो काट तो सकते नहीं। और आजकल तो आपको पता है मशीन से कटती हैं, बड़े बड़े अगर खेत होते हैं तो, है ना, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी फिर, क्योंकि मशीन तो सबको ही काट देगी, छोड़ेगी थोड़ी। तो फिर वहाँ पे मैनुअली काटना पड़ेगा वर्कर की मदद से, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो एक तो मैच्योर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक क्रॉप्स और हाइब्रिड क्रॉप्स कौन से बेटर होते हैं? ऑर्गेनिक, हाइब्रिड से? हाँ ठीक है, बताऊंगा अभी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक। इसमें एक और फ़ायदा है मैच्योरिटी में, एक तो ये हो गया आपका मैच्योर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक साथ पक के तैयार हो, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ना हो। इसके अलावा ड्यूरेशन, अगर कोई फसल जल्दी पक के तैयार होती है और एक लेट तैयार होती है तो फ़ायदा किस में? जल्दी वाले में, है ना, क्योंकि वो एक साल में 3 फसल निकाल लेगा और वो एक साल में 2 ही फसल निकाल पाएगा। क्योंकि अगर मेरी फसल जल्दी पक के तैयार हो रही है, हर 3 महीने में मेरी फसल को पकने में 3 महीने लग जाते हैं, तो टोटल पूरे एक साल में हमें 3 फसल निकाल लेंगे। 3 × 3 9, बीच में गैप भी तो होगा ना। जबकि उसकी 4 या 5 महीने ले रही है तो वो सिर्फ 2 ही तो ले पाएगा, है ना। इसीलिए तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, ज़्यादा फसल भी वो उगा पाएगा, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। इसीलिए तो ये दोनों इसी में आ जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी मैच्योरेशन होनी चाहिए और दूसरा टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? वाइडर अडेप्टेबिलिटी। किसी भी क्लाइमेट, किसी भी सीज़न में, इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी थ्रू आउट उस हम क्रॉप को उगा सकें। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नॉर्थ इंडिया की नॉर्थ इंडिया में उगती थी, साउथ इंडिया की साउथ इंडिया में ही उगती थी क्रॉप्स, गुजरात की गुजरात में, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में। आजकल ऐसा नहीं, क्योंकि हाइब्रिड आ गई है, इसीलिए तो साइंटिस्ट ने ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर ली है जो कहीं पर भी आप ग्रो कर सकते हो, किसी भी सॉइल कंडीशन में आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आपने पढ़ा है एसएस में रीजन वाइज सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लोमी सॉइल, है ना, लेटराइट सॉइल। तो इसीलिए तो ये था आपका, क्या था? वाइडर एडेप्टेबिलिटी। तो ये इसका मतलब। और लास्ट है आपका डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, देखो फॉडर क्रॉप्स, अगर मैं अपने पशु के चारे के लिए फसल उगा रहा हूँ तो अब खुद ही सोचना, और एक मैं अब वीट उगा रहा हूँ, गेहूँ खाने के लिए, अपने खाने के लिए, तो पशु के चारे के लिए हम चाहेंगे कि फसल लंबी लंबी हो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो, ताकि पशु का चारा ज़्यादा मिले। ऐसे ही तो होगा ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी लंबी होंगी, है ना, उनकी क्रॉप्स, उतना ज़्यादा चारा मिलेगा, फॉडर मिलेगा हमें क्रॉप्स अपने पशु के लिए। और अपने लिए हम फसल चाहेंगे, जैसे कि वीट, सीरियल्स हम उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, तो वो कैसे चाहेंगे? वो भी बड़ी बड़ी हो या छोटी छोटी हो? छोटी छोटी हो। क्यों? मतलब हाइब्रिड हो, क्योंकि हाइब्रिड तो छोटी ही होती है आजकल, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम लेगा, छोटी फसल न्यूट्रिएंट कम लेगी, यील्ड उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा होगी, बल्कि उसमें यील्ड उससे ज़्यादा होगी, जो लोकल वैरायटी हम जो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा होगी, नॉन हाइब्रिड वैरायटी से ज़्यादा यील्ड होगी उसमें। लेकिन नॉन हाइब्रिड वाली लंबी लंबी होती है, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है? हवा चली वो झुक जाती है, ख़राब हो जाती है। कम वाली ज़्यादा नहीं झुकेगी, क्योंकि वो तो पहले ज़मीन के साथ है, इसीलिए तो पहले, आज से 15 साल पहले की बात है ना, 10 साल 15 साल की बात, तो जब भी अगर हम रेवाड़ी की तरफ जाते हैं, है ना, तो खेत बीच में आते हैं, तो पहले ऐसी फसल उगती थी लंबी लंबी, और तूफ़ान आया नहीं, आंधी आई नहीं कि सारी फसल लेट जाती थी, नुकसान हो जाता था। आजकल इतनी इतनी उगती है, हवा आए कुछ भी आए सीधी खड़ी रहती है, नुकसान नहीं होता। यही तो फ़ायदा है। और यील्ड उससे ज़्यादा है ना, न्यूट्रिएंट कम कंज्यूम करेगी,
न्यूट्रिएंट सॉइल से कम कंज्यूम करेगी, पानी कम लेगी और एक बड़ी फसल ज़्यादा लेगी, तो फ़ायदा किस में? कम वाली में। इसीलिए तो यही तो है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर कि फॉडर के लिए अलग कैरेक्टर और सीरियल्स के लिए अलग कैरेक्टर। फॉडर के लिए अलग कैरेक्टर मतलब टॉल हो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग वाली हो, और सीरियल्स के लिए अलग कैरेक्टर शॉर्ट हो ताकि न्यूट्रिएंट कम कंज्यूम करे, इरिगेशन कम लगे, है ना, पानी कम लगेगा लेकिन यील्ड ज़्यादा ही देगी। तो ये 6 आपको याद रखने हैं। सर न्यूट्रिएंट कब अब्जॉर्ब करेगा? हमें कम न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। नहीं, हमें थोड़ी, यील्ड तो ज़्यादा हो रही है। बट अगर एक स्पेसिफिक को लेगा तो थोड़े से न्यूट्रिएंट कम अब्जॉर्ब करेगा तो यही तो हाइब्रिड की क्वालिटी है, हाइब्रिड वैरायटी की क्वालिटी खासियत ही यही है। ठीक है, उसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो डेवलप ही इसी तरह से की गई है कि वो रेसिस्टेंट है। पर क्वालिटी सेम है। क्वालिटी तो ज़्यादा देगा बल्कि, हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि वो बनाई गई है क्रॉप, वो डिज़ाइन की गई है क्रॉप, उसको डेवलप किया गया है साइंटिस्ट ने लैब में, इसीलिए तभी तो वो मार्केट में बिक रही है क्योंकि उसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं। हाइब्रिड में आपको ये सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो वो क्या नाम है, एट अ हायर प्राइस में मिलते होंगे। तभी तो, हाँ उसके बीज कॉस्टली होते हैं। ठीक है ना, गेहूं की कितनी सारी ब्रीड हैं, क्लियर। हाइब्रिड वाली का अगर आप आटा लेते हो तो वो ज़्यादा कॉस्ट में पड़ेगा, लो क्वालिटी वाला आटा लेते हो तो वो मतलब सस्ता कम वाला तो वो कम दाम में पड़ेगा, उसकी रोटी भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर, आगे समझ में। तो इसीलिए तो ये है 6 वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्रॉप्स के लिए की जानी चाहिए या की जाती है। किसमें? हाँ लिखा रहता है इसमें, हाँ आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ये 5 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में भी आ सकता है अलग अलग। जैसे कि डिफाइन एग्रोनॉमिक डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, बायोटिक है बायोटिक, है ना, ये इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो इनमें से क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 3 में भी आ जाते हैं और 5 में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको 6 के 6 कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करने होते हैं। यस, ठीक है ना, क्लियर। फिर इसके बाद आता है आपका न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स। कितने? 16। कितने? 16। अब 16 आपको याद रखने, 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड। 16 में से 3 तो एयर एंड वाटर में से मिल जाएगा, टेबल में देखो। एयर वाटर सॉइल। हाँ, है ना। तो 16 टोटल 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें से एयर एंड वाटर में से 3 मिल जाएगा। एयर में से आपको मिल जाएगा कार्बन ऑक्सीजन, वाटर में से आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कॉमन है तो क्या हो गया CHO, ये 3 हो गए आपके, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये 3 तो आपको हवा और पानी में से मिल जाएगा, रिमेनिंग सॉइल में से। सॉइल में अगर हम बात करें तो 13 - 3 कितने बचे? 13। तो सॉइल में आपके डिवाइड हो गया 6 और 7। 6 वाले को मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे और 7 वाले को माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। लेस क्वांटिटी में चाहिए तो माइक्रो, क्योंकि वर्ड से ही पता चल जाता है, मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम। आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में, बहुत आसान है। द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी माइक्रो न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल भी बहुत आसान है मैक्रो के, तो खासकर NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। हो गए ना 6, याद करना भी आसान है। NPK कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। NPK में N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखो यम यम और बचा सल्फर अलग से, बस ऐसे याद कर लो। ये ऑर्डर भी अच्छा है, आसानी याद करने के लिए, इसलिए ये ऑर्डर मैंने बनाया हुआ है तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। NPK कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बाकी जो बच गए माइक्रो में आ जाएंगे, लाइक जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज, Mn, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। कॉपर, है ना, ये किस में आ जाएंगे? माइक्रो में आ जाएंगे।
ठीक है, 7 हैं। एग्ज़ाम में लिखने के लिए 2 याद कर सकते हो, लेकिन पता सारे होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपको लिस्ट दे देगा, उसमें से पहचानो माइक्रो कौन सा माइक्रो कौन सा है। आपने मैक्रो पहचान लिया तो जो बच गए माइक्रो, बस, है ना। तो ये याद कर लो बस, और लिखने के लिए कुछ 1-2 एग्जाम्पल याद कर लो, हो गया क्लियर। तो न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक भी हो गया। हाँ, अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है सॉइल में, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट में, उसके रिप्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र मैन्योर यूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक ही वही आ गया, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर 3 तरह के होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। देखो है ना, लिखा हुआ है, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट एक साथ लिखा हुआ है, और फिर ग्रीन मैन्योर अलग से लिखा हुआ है। ये भी आसान है, सिंपल सा टॉपिक है। क्या होता है, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, दोनों है तो एक जैसे ही, बस फ़र्क यही है कि यहाँ पे हम एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट यूज करते हैं। वेस्ट दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जबकि यहाँ पे वर्मी, वर्मी का मतलब अर्थवॉर्म, है ना, केचुआ, केचुए की खाद है ये। केचुए की खाद बहुत अच्छी होती है, महंगी भी होती है कंपेयर टू कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसे बनाते हैं आपको आता ही है, गड्ढा खोदा, वेस्ट डाल दिया, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, जैसे किचन का वेस्ट डाल दिया, है ना, सूखे हुए पत्ते, टहनियाँ सब उसमें डाल दी, उसको गीला करके मिट्टी से ढक दिया। कुछ महीनों के बाद आप देखोगे वो खाद बन जाएगी, मैन्योर बन जाएगी, काली काली हो जाएगी, है ना। अब उसी को जल्दी करना है तो आप अर्थवॉर्म छोड़ दो, सॉइल की लेयर ली, पत्तों की लेयर डाली, सॉइल की लेयर डाली, पत्तों की लेयर डाली, और फिर अर्थवॉर्म छोड़ दिए। अर्थवॉर्म खाना शुरू करेगा, और उसका जो वेस्ट होगा वो मैन्योर होगी, दैट इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। तो जो नर्सरी वाले होते हैं ना, वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और बेचते हैं उनको, बहुत महंगी बिकती है ये, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो नर्सरी वाले यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर, इसमें हम क्या करते हैं, 2 फसल लेते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन मैन्योर का सन हेम्प, ये क्रॉप का नाम है, एंड गुआर। ये 2 फसल आपने उगा दी, या इनमें से कोई एक उगा दी, ये दोनों एग्जाम्पल हैं ग्रीन मैन्योर के। तो सन हेम्प या गुआर आपने उगाई, बड़ी बड़ी हो गई, उस पर ट्रैक्टर चला दिया, उसको मल्च कर दिया, मिट्टी में मिक्स कर दिया, काटना वाटना कुछ नहीं है, उगा के मिट्टी में मसल दो, मल्चिंग कर देंगे। उससे क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आ जाएगा। देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। आया हुआ है एग्जाम में कि ग्रीन मैन्योर से कौन सी न्यूट्रिएंट मिलेंगे, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ग्रीन मैन्योर के एग्जाम्पल बताओ, सन हेम्प एंड गुआर। कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, उगाओ, ग्रो करो, मैच्योर होने के बाद उसको मल्च कर दो, ट्रैक्टर की मदद से उसको मिट्टी में मिला दो, काटना वाटना कुछ नहीं है, कुछ घर नहीं लेके जाना यहाँ पे, है ना। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आ जाएगी सॉइल में। हो गया आपका टॉपिक। फर्टिलाइज़र, ये तो आपको आता ही है। फर्टिलाइज़र केमिकल इन नेचर के होते हैं। फर्टिलाइज़र शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टर्म में नुकसान करते हैं ये, है ना, क्योंकि ये ह्यूमस छीन लेते हैं सॉइल से, जबकि मैन्योर ह्यूमस ऐड करता है, बिल्कुल धीरे धीरे सॉइल को बैरन कर देगा, इनफर्टाइल कर देगा लॉन्ग रन में, वो मिट्टी किसी लायक नहीं बचेगी फिर, क्योंकि केमिकल नेचर के होते हैं। ठीक है ना, एक्सेस डाल दोगे तो सभी के लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी इसको कंज्यूम करेगा, ह्यूमन के लिए, इसीलिए कॉस्टली भी होते हैं। डिफरेंस तो आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, वो तो आता ही है आपको। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, कुछ एग्जाम्पल है आप याद रख सकते हो, ये तो मैन्योर के एग्जाम्पल थे, कुछ फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल याद रख लो, लाइक NPK हो गया, यूरिया वेरी फेमस है ये, सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। NPK भी याद रख सकते हो। यूरिया बहुत कॉमन है आजकल, तो नीम कोटेड यूरिया आता है, पता है आपको, नीम कोटेड यूरिया, नीम की कोटिंग की गई है, क्योंकि यूरिया को इंडस्ट्रियल में यूज़ कर लेते हैं। किसान ने यूरिया खरीदा और उसको इंडस्ट्री को बेच देता है गलत तरीके से, दिया तो उसको अपने खेत में डालने के लिए, या फिर कुछ लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो यूरिया को
खेती बाड़ी के नाम पे इंडस्ट्री में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर नीम कोटेड होगा तो उसको कहीं पर भी यूज़ ही नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट फार्मिंग में। तो गवर्नमेंट भी चालाक हो गई, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट चालाक हो गई, नीम कोटेड कर दी, इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं कर सकते, कर लो क्या करोगे। अब तो आपको फार्मिंग में यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बनाने में, है ना, अलग अलग केमिकल सिंथेसाइज करने में, है ना, उनमें यूज़ करते हैं। तो इसीलिए तभी तो यूरिया की कमी होने लगी थी, पता है आपको, इसीलिए तभी तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। मिलता नहीं था यूरिया, फार्मर्स को यूरिया मिलता नहीं था खेतों में डालने के लिए, तभी तो ये टेक्निक डेवलप की गई, एक नोवेल आइडिया, नीम कोटेड यूरिया। दोनों काम करेगी, नीम भी है तो नीम आपको पता है बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है कीड़े मकोड़े मारने के लिए, दोनों काम हो जाता है इससे, है ना। तो इसीलिए क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ज़ीरो केमिकल, नो केमिकल, ओनली नेचुरल, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ज़ीरो केमिकल फार्मिंग भी कहते हैं इसको। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, ज़ीरो केमिकल, नो फर्टिलाइज़र, नो इंसेक्टिसाइड, नो पेस्टिसाइड, सब नेचुरल तरीके से, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ज़ीरो केमिकल फार्मिंग। और सिक्किम सबसे इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पे फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। कौन सा स्टेट है? सिक्किम। हर किसान वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, कोई केमिकल, सब नेचुरल तरीके से यूज़ करते हैं। वहाँ पे मैन्योर यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड के लिए नीम, काऊ यूरिन भी बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, वो यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं, ऐसे इंसेक्ट यूज़ करते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट को खा जाते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखो, ये हायर क्लास में पढ़ते हैं बायो में, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी धीरे धीरे ये ज़्यादा इंडिया में फेमस नहीं है, मतलब अभी भी बहुत लो स्टेट पे, इनिशियल स्टेज पे ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली भी बहुत पड़ता है। तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि अगर कोई कम लेवल पे अगर हो रही है तो उसका प्रोडक्ट भी जो होगा कॉस्टली होगा, इसीलिए तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा और डेवलप होने में, लोगों को और यूज़ फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा करे तभी ये ज़्यादा सस्ता होगा। ये सारा एक्सपोर्ट होता है, सारा फ़ॉरेन में जाता है, इंडिया में तो ख़रीद नहीं पाएंगे आम आदमी, है ना, रिच लोग ही ख़रीद पाते हैं क्योंकि ये कॉस्टली ज़्यादा होते हैं। हाँ, इनका साइज़ भी बड़ा होता है, टमाटर बड़े बड़े होंगे, आलू बड़े बड़े होंगे, है ना, तो सब्जियां बड़ी बड़ी होती हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन केमिकल नहीं है वो। और आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, है ना, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते, इसीलिए तो सारा फ़ॉरेन में जाता है। क्लियर। तो अभी टाइम लगेगा इनिशियल स्टेज पे, लेकिन कोशिश चल रही है इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा इसको पॉपुलराइज़ करने के लिए। इनके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, हेल्थ पे कोई असर नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो फार्मर के लिए अगर उसके पास चॉइस हो तो हाइब्रिड ही होगा ना, भी एम ज़्यादा है। ये हाइब्रिड में भी हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ज़्यादा है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, हाइब्रिड में टाइम कम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर क्या बचा इसके बाद आपका? इरिगेशन। ये तो आसान है। हाँ देखो, एक तरीका और भी है, क्या है वो? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका नीम टर्मरिक लीव्स, है ना, ये भी दिया हुआ है इसमें, स्टोरेज के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड है ये। विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, पढ़ेंगे इसको क्रॉपिंग पैटर्न में, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? बेनिफिशियल इंसेक्ट, दिस क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल, एक्चुअल में वो वीड है, वो वहाँ पे वीड लिखा हुआ है, इसको आप सही कर सकते हो, वीड कंट्रोल बिसाइड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। क्रॉपिंग पैटर्न क्या बोल रहा है वो, कि क्रॉपिंग पैटर्न से हम पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, वीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं बिसाइड्स इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट। क्रॉपिंग पैटर्न में पढ़ेंगे कैसे, 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न हैं। इरिगेशन के बाद आएगा टॉपिक मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। तो पहले इरिगेशन कर लेते हैं। इरिगेशन मतलब वाटरिंग एट रेगुलर इंटरवल टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई करना, पानी देना, है ना, इसी को तो इरिगेशन कहते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये नहीं कि एक साथ पानी दे देते, नहीं, बीच बीच में पानी देते रहते हैं। पूरे दिन में कम से कम 2 या 3 बार पानी देते हैं। सुबह दे दिया, आफ्टरनून में, शाम को दे दिया, है ना। इस तरह से, ये नहीं कि एक बार में पूरा पानी दे देते और फिर देते ही नहीं है। हम भी थोड़ी ऐसा करते हैं कि एक बार में पूरा पानी पी लेते हैं और फिर पानी पीते ही नहीं पूरा दिन भर, ऐसा थोड़ी करते हैं। पानी पीते रहना चाहिए ना, तो वैसे ही प्लांट को भी पानी देते रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि सर्दी में पानी कम देते हैं, नहीं, सर्दी में भी पानी देते हैं। ऐसा नहीं कि सर्दी है तो पानी कम चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर्दी में भी पानी दिया जाता है। इवन सर्दी में तो पानी उसको ठंड से बचाता है, प्लांट को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है पानी, है ना, इसीलिए। फिर आता है आपका सोर्सेस क्या क्या है। वेल से, डग वेल, ट्यूब वेल, है ना। उसके बाद आपका क्या आता है, रिवर लिफ्ट सिस्टम, कैनाल से, टैंक से। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, इरिगेशन के सोर्सेस होते हैं। डिपेंड करता है ना लोकेशन कैसे है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इसीलिए। जहाँ पे बरसात कम होती है वहाँ पे टैंक्स बना लेते हैं, वाटर का, रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं और फिर उनको यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में, ठीक है ना, वहाँ पे टैंक सिस्टम ज़्यादा चलता है। जहाँ पे नदियाँ होती हैं, रिवर होती हैं, तो वहाँ पे चैनल्स बना के या कैनाल्स बना के, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल सबसे फेमस कैनाल जो है, उसके थ्रू फिर हम इरिगेशन करते हैं। अब जहाँ पे कैनाल्स नहीं है, जहाँ तक कैनाल नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब कैनाल्स बना के, मेन रिवर से सब कैनाल्स बना के गाँवों तक पहुँचा देते हैं। और जहाँ पे कैनाल्स नहीं बन सकती है, वहाँ पे क्या करते हैं, रिवर के थ्रू सीधा पंप डाल के पानी को लिफ्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो वहाँ पे डायरेक्ट रिवर से पानी को उठा लेते हैं पंप की मदद से। लेकिन फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनके खेत रिवर के पास में हैं, नहीं तो फिर कैनाल्स बना के, ठीक है, ये कर सकते हैं। अभी भी हमारे कंट्री में ज़्यादातर बरसात पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून पे डिपेंड करते हैं फार्मर्स, इसीलिए। और मॉनसून किसी के हाथ में तो है नहीं, किसी दिन अच्छा हो जाता है, मतलब किसी साल अच्छा हो जाता है मॉनसून, किसी साल अच्छा नहीं होता है। और वो लोन ले लेता है ना, बैंक से या किसी दूसरी जगह से। बरसात नहीं हुई, फसल नहीं होगी तो लोन तो चुकाना पड़ेगा, प्रेशर आ जाता है बैंक का या फिर किसी और पर्सन के वहाँ से, और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए लाखों का कर्ज हो जाता है ना, इसलिए। तो अभी भी हम बहुत कुछ करना है एग्रीकल्चर में भी, इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, एक कृषि प्रधान देश है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मोर देन 60% जॉब्स तो एग्रीकल्चर से ही आती हैं, इसीलिए तो एग्रीकल्चर में भी बहुत कुछ करना बाकी है। और आजकल तो लोग IITs की जॉब छोड़ के, है ना, बाहर फॉरेन में भी IIT की जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। न्यू टेक्निक्स, नए नए तरीके। परसों ही आदित्य पूछ रहा था कि केसर, है ना, ये दोनों आए थे परसों, तो केसर जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में उगता है, केसर कितना कॉस्टली होता है, लाल लाल जो होता है ना, आपने देखा होगा, सैफ्रॉन, हाँ बोलते हैं। तो वो कमरे में भी उगा सकते हैं। तो पूछ रहा था क्या कमरे में उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं, मैंने उसको बोला था। और उसी दिन आर्टिकल आ गया पेपर में कि एक आदमी ने उसने क्या ट्राई की, कमरे में सैफ्रॉन उगाने की, केसर उगाने की, कुछ एडजस्टमेंट करके, क्योंकि उसको 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और वो हम कूलर से AC से प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, क्लोज रूम में। तो उस आर्टिकल को आप पढ़ोगे, दैनिक जागरण में ही आया था परसों के पेपर में। आर्टिफिशियल लाइट से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं लैब के अंदर प्लांट को आर्टिफिशियल लाइट में, बल्ब ट्यूबलाइट की मदद से, है ना, तो उससे ग्रो कर जाते हैं।
नहीं, ये तो वही तो लिखा है उस आर्टिकल में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो चाइना गया था, वहाँ पे उसने स्टडी किया हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, और फिर उसने यहाँ पर आके ट्राई किया, वो फेल हुआ, फिर उसने और कुछ इम्प्रूवमेंट किया, फिर वो सक्सेस हो गया। यही तो बताया उस आर्टिकल में। क्वालिटी सेम। हाँ, तभी तो, ठीक है ना, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना उसको, उगा के कोई खरीदेगा ही नहीं। और आपको पता है मेडिसिन में यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं केसर, है ना, इसीलिए तो क्वालिटी तो बरकरार रखनी ज़रूरी है, तभी तो उसको लेंगे लोग, नहीं तो फिर क्यों लेंगे, है ना। और इतनी सी भी बहुत महंगी होती है ना, रेट बहुत हाई है उसका, तो इसीलिए अब वो उसमें सक्सेस हो गया वो, है ना। तो ये आया था आर्टिकल में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। ये सोर्सेस मैंने बता दिए, आप इसको रीड करोगे और कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 तरह से होते हैं। मिक्स क्रॉपिंग, नंबर 1। अब देखो मिक्स क्रॉपिंग मतलब सेम पीस ऑफ लैंड पे, ये लैंड है आपका, ठीक है, यहाँ पर हम वीट भी और मस्टर्ड भी एक साथ उगा रहे हैं, ठीक है। ये वीट है, ये मस्टर्ड है, मान के चलो। तो कोई पैटर्न है यहाँ पे? नहीं, कहीं पर कुछ भी उग रहा है, तो इसको बोलते हैं खिचड़ी क्रॉपिंग। खिचड़ी की तरह ही है, सब कुछ मिक्स है यहाँ पे, है ना, तो इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। सेम पीस ऑफ लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप को उगाना इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। सो ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। अब इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? अगर ये ख़राब, ये तो बच गई, कुछ तो मिला हाथ में, लेकिन हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, काटने में प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि इसको कटिंग अलग करेंगे, इसको कटिंग अलग करेंगे, तो एक एक को चुन चुन के काटना पड़ेगा, मशीन से तो काट नहीं सकते, इसीलिए तो हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। बाकी तो ठीक है। दूसरा आता है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, अब यहाँ क्या करते हैं, कॉलम्स बना देंगे, यहाँ वीट, यहाँ मस्टर्ड, यहाँ पी, मान के चलो, ऐसे डायग्राम भी बनाओ भाई, हाँ, है ना। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न में ग्रो कर रहे हैं, देखो आ रहा है ना। तो यहाँ तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है ना, हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, एक ख़राब हो जाएगी, बाकी 2 तो है, बाकी दूसरी तो है, इसीलिए तो ये ज़्यादा अच्छी है, बल्कि, है ना, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में उगा रहे हैं। और थर्ड आती है आपकी क्रॉप रोटेशन। बदल बदल के, हर साल फसल बदल बदल के उगाओ, सेम फसल मत उगाओ हर साल, वही वीट राइस। क्या हम हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं, दाल रोटी नहीं ना, या दाल चावल, बोर हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट भी वही मिलता रहेगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो वैसे ही सॉइल के साथ भी होगा, सेम फसल बार बार उगाए जा रहे हो तो सॉइल में से वही न्यूट्रिएंट खत्म होता जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट पड़ा रहेगा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना। इसलिए क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है, बदल बदल के उगाओ। और एक क्रॉप तो बदल के ये ज़रूर लगानी चाहिए, कौन सी? लेग्यूमिनस क्रॉप, है ना, जिसके बारे में तो आप सब जानते ही हो, जैसे कि पी, ग्राम, बीन्स, सोयाबीन, है ना, पल्सेस, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, इसलिए तो अगर एक फसल आपने बीच में लेग्यूमिनस उगा दी तो वो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, दूसरी फसल के लिए आपको यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है तो वो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये फसल के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल में, और उसके बाद जो फसल उगाओगे उसमें आपको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र का खर्चा बच जाएगा, है ना। तो वन ऑफ द क्रॉप शुड बी रिप्लेस्ड बाय द लेग्यूमिनस क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन। सो ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ प्री प्लान सक्सेशन, यही तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन एंड वन ऑफ द क्रॉप शुड बी लेग्यूमिनस क्रॉप। ठीक है, तो ये था आपका क्या, क्रॉपिंग पैटर्न। आसान है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, नाम याद रखो और नाम से ही उनके डेफिनेशन भी है। मिक्स क्रॉपिंग, खिचड़ी क्रॉपिंग है।
और इंटर में भी तो जैसे एक कॉलम में लगी यूज़ करती है। हाँ बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है फार्मर कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है। आप बिल्कुल उगा सकते हैं और उगाते भी हैं। तो ज़्यादातर तो ये ठीक है ना, ये इंटरक्रॉपिंग यूज़ करते हैं फार्मर, क्योंकि इसमें हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है ना, इसीलिए। उसके बाद आएगा आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, वीड, पेस्ट से प्रोटेक्ट करना है ना। नेक्स्ट टॉपिक ये आएगा फिर आपका, और नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर पेस्ट से प्रोटेक्शन देखेंगे, वीड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, क्यों वो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, ये देखेंगे। और फिर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर फ्राइडे को केमिस्ट्री का टेस्ट, ठीक है।